देखिए, किसी भी एनवायरनमेंट में जब आप हैं, ऑफिशियल एनवायरनमेंट की अगर हम खास तौर से बात करें, तो वहां पर हमारा एटिकेट्स दिखाना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। मतलब आप मैनर्स रखते हैं और उसी मैनर्स को अपनी पर्सनालिटी में ला करके अपने एटिकेट्स को दिखाना ही गुड आपके मॉर्निंग लिए मैम। गुड मॉर्निंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एटिकेट्स को दिखाएं। क्योंकि जैसे शॉवरिज्म कहते हैं ना कि मतलब आप कितने सोबर हैं और कितना कुछ लोगों का होता है कि जो मतलब बहुत उनका क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्वालिफाइड बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके मैनर्स और उनके एटिकेट्स ही उन्हें आगे तक पहुंचाते हैं। तो एटिकेट्स एक बहुत हेल्पफुल फैक्टर होता है हमारी पर्सनैलिटी के लिए, और प्रोफेशनल सिनेरियो में अगर देखा जाए तो हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रूमिंग, इनफैक्ट हमारे आगे के जो करियर है उसमें आगे बढ़ने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। तो जैसे बहुत सी चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, हमने बताया था कि भाई कोई फीमेल अगर आपके साथ चल रही है, आप उनको कंपनी कर रहे हैं, तो आप उनके लिए रास्ता पहले छोड़ दें, उनको पहले जाने दें। दूसरी चीज मैम हमने, हाँ जी मैम प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए, कंसंट्रेट नहीं हो पाता है इससे। अच्छा जी, ठीक है अभी। थैंक यू। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करें, और सॉरी आप जो है इस चीज पे मतलब ध्यान दें कि लोग आपके साथ जब चलते हैं तो ओल्ड एज पर्सन हो, फीमेल्स हो, उनके लिए आपको खास तौर से इन बातों का ध्यान रखना होता है। आपको उनके लिए रास्ता छोड़ना है, उनको आप जो है पहले जाने दें, उनके लिए दरवाजा खोल दें, तो लिफ्ट में उनको पहले जाने दें। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। बस में या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मेट्रो में, बड़ा कॉमन एग्जाम्पल देते हैं, मेट्रो में खुद हम बहुत बार ऐसी चीजें देखते हैं कि हमें सीट मिल गई तो बस अब दुनिया जाए बाहर में, हमको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो हमारी सीट मिल गई है। तो हालांकि मेट्रो में इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन कई बार भीड़ भी होती है। और बड़ी सिटीज में जैसे दिल्ली की बात करें तो वहां तो मेट्रो में भीड़ होनी ही होनी है। तो वहां पर जो लोग बैठे हैं, अब कई बार क्या होता है, यूथ कोई बैठा है, यंग कोई लड़का या लड़की बैठी है, और बुढ़े से कोई अंकल जी या आंटी जी खड़े हैं, लेकिन उन्हें इस बात से मतलब वो अपने में मगन है, उन्होंने मोबाइल अपना कानों में अपने ईयरफोन लगा के रखे हैं, वो म्यूजिक सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और ये देख ही नहीं रहे कि सामने किस एज का पर्सन कितना सफर कर रहा है। तो ये हमारे मैनर्स और एटिकेट्स ही होते हैं कि जहां हम दूसरों के लिए जगह छोड़ देंगे और उन्हें बैठने देंगे। कई बार ऐसा करते हुए हम इसलिए हेजिटेट करते हैं कि लगता है कि दूसरे लोग सोचेंगे हम गधे हैं, मतलब हमें जरूरत ही क्या ये करने की, और हमने अगर ऐसा किया है तो उसका मतलब हम अपना नुकसान कर रहे हैं। देखिए, इससे बिल्कुल भी हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसी चीजों से, ऐसे डीड से आपका कभी भी नुकसान नहीं होता, भले इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी कोई फायदा ना हो। ऐसा नहीं है कि जिसको आप जगह दे देंगे वो आपको पैसे निकाल के दे देगा कि अच्छा भाई आपने मेरे को जगह दी, थैंक यू, ये लीजिए आप पकड़िए 2000 का नोट। ऐसा नहीं होता। लेकिन जो फीलिंग आपके लिए आती है, जो ब्लेसिंग्स उनसे आपको मिलती है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। और कई बार ब्लेसिंग्स ही काउंट होती है। और कम से कम पिछले 1 साल से तो अब आप सब जान गए हैं कि आशीर्वाद और शुभकामनाएं जितनी महत्वपूर्ण है, हमारा पैसा उतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छे से ये लेसन अभी सबको मिल चुका है। तो इसलिए जो है इस बातों का ध्यान रखिए। इससे कोई भी सोसाइटी में आपकी मतलब आप गिरेंगे नहीं कि अगर आपने किसी को जगह दे दी, सीट छोड़ के खड़े हो गए, तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो बेवकूफ थे, सीट अपनी अपनी अच्छी खासी सीट किसी दूसरे को दे दी। कई बार क्या होता है, जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है हम एसी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ में जो लोग हमें कंपनी कर रहे हैं, हमारे कंपेनियंस हैं, वो कभी कभी बहुत दूर तक नहीं जा रहे हैं, या कोई ऐसी इमरजेंसी है कि उन्हें ट्रैवल करना पड़ा, तो वो थोड़ा सा जगह मांग लेते हैं कि हमको अपनी सीट पे बैठ जाने दीजिए। अब हम तो मतलब एक एटीट्यूड, एक अलग ही दुनिया में अपने घूम रहे हैं, एक नया ही एटीट्यूड सिर पे सवार है कि ये सीट हमने रिजर्व की थी। ये तो मतलब एटीट्यूड ऐसा होता है कि जैसे हम अपने घर से लेकर के आ गए। तो ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है और आपको लगता है कि वो जेन्युइन है, कि ठीक है कोई लेडी है, कोई ओल्ड एज पर्सन है, नहीं ट्रैवल कर सकता खड़े होकर के, तो आपको लगता है तो आप उसे बैठा दीजिए। थोड़ी सी जगह देने में किसी को कोई हर्ज नहीं है। पूरी सीट पे ऑब्वियसली आप भी नहीं ऑक्यूपाई करके बैठ सकते हैं, और डे टाइम अगर है तो आप लेटेंगे नहीं। चलिए अगर रात की बात है तो ठीक है, आपने लेटना है तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज अब आप कहीं और देख लीजिए, क्योंकि मुझे अब अपना रिलैक्स करना है, मुझे लेटना है। लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हैं किसी को बैठाना और आपको उससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो सिर्फ इसलिए कि सीट आपने बुक की थी, पैसा आपने खर्च किया है, तो इस एटीट्यूड के साथ आप मत रहिए। तो ये भी चीजें आपके एटिकेट्स पे आती है, क्योंकि जैसा हम बार बार कहते हैं, एटिकेट्स दिखाने का टाइम सिर्फ ऑफिस में ही नहीं होता, वो आपकी रियल लाइफ है। और वो जब आप हर समय दिखाएंगे तभी आपकी पर्सनैलिटी में आएगा, क्योंकि आप प्रिटेंड नहीं कर सकते।
एक बहुत अच्छी कहावत अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब ऐसे एक प्रोवर्ब तो नहीं कहेंगे लेकिन एक कोट मैंने पढ़ा कि किसी के भी शख्सियत के बारे में यदि जानना है तो आप सामने वाले को बोलने दीजिए, क्योंकि उसके शब्दों से उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। तो जब कोई बोलता है तो बोलने से ही पता चल जाता है कि वो कैसा है। अब चाहे वो ऑफिशियली सिनेरियो हो, ऑफिस में हो, तो भी बोलने दीजिए। अगर कोई आपके घर में आया है और आप उसे 2 मिनट का टाइम दीजिए कि वो ओपन अप हो, और वो अगर ओपन हो रहा है और बोल रहा है तो 2 मिनट में उसे रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। तो आपको किसी को अगर ऑब्जर्व करना है, उसकी पर्सनैलिटी को इवेल्युएट करना है, तो उनकी बातों से ही आप उनकी पर्सनैलिटी को इवेल्युएट कर लेते हैं। साथ ही साथ आप उनके डीड्स, आप उनको देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अगर कोई आपके घर में भी आया है, तो जैसे हमारे घर में भी होता है, हमारे बच्चे हैं तो उनके कभी कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, वो आते हैं, हम उनको कुछ सर्व करने जाते हैं, बोलते हैं कि आप ये ले लीजिए या कॉफी लेके गए, तो वो खुद ट्रे पकड़ लेते हैं हमारे हाथ से कि अरे नहीं आंटी आप क्यों लेके आई हैं, लाइए हम ले लेंगे। तो हमें वो बच्चे भी याद रहते हैं, और हमें वो बच्चे भी याद रहते हैं जो आते हैं और रूम में आकर के चीजें गिराते हैं बहुत ज्यादा। खाया पिया तो खाया पिया, लेकिन उसके अलावा गिराया बहुत इधर उधर, या बहुत शोर मचा रहे हैं, या बहुत लाउड बोल रहे हैं बिना इस बात का ध्यान रखे कि घर में और भी फैमिली मेंबर्स है, शायद उन्हें तकलीफ हो रही होगी। तो ये सब चीजें मैनर्स में आती हैं। इन सब चीजों को कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब ये तो ऑफिस में तो करना है, ये घर में नहीं करना है। घर में भी आपको इसी बात का ध्यान रखना है, चाहे आप अपने घर में बैठे हो या किसी और के घर में जाए, वहां पर भी आपको ध्यान रखना है। कहीं पर भी जब आप जाते हैं, किसी के घर मिलने जा रहे हैं, वो फ्रेंड्स का सर्किल एक अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो वहां पर भी ड्रेसिंग का आपको ध्यान रखना है कि कैजुअल मीटिंग है या किस तरीके की मीटिंग है। कोई फेस्टिवल है तो उसके अकॉर्डिंग आप ड्रेसअप होते हैं। कोई नॉर्मल, अगर आप ऐसे ही मिलने जा रहे हैं, किसी का हालचाल लेने जा रहे हैं, किसी की तबीयत खराब है तो कैसे जाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। कई बार बिना ये ध्यान दिए हम लोग क्या करते हैं, किसी से हॉस्पिटल में मिलने चले गए, किसी की तबीयत खराब है, ऑल्दो आजकल तो ये सीन नहीं है, बट स्टिल किसी से अगर आप मिलने गए, कोई किसी की तबीयत खराब है, चाहे हॉस्पिटल में जाए या किसी के घर जाए, तो ध्यान नहीं देते कि हमारे जो कपड़े हैं उनके कलर्स क्या हैं। बड़े पेपी या बहुत ही कहना चाहिए कि एकदम ऐसे कलर्स पहन के जाते हैं जो कि दूर से लोगों को दिखते हैं। तो चुभने वाले रंग वहां के लिए नहीं बने, ऐसे माहौल के लिए नहीं बने। आप हल्के कलर्स के कपड़े पहन के जाएं, बहुत लाइट कलर्स के कपड़े पहन के जाएं, जो सूदिंग लगे और आपको सोबर दिखाने में आपकी हेल्प करें। क्योंकि तेज रंग या ऐसे भड़कीले कपड़े, चमकदार कपड़े ऐसे माहौल के लिए नहीं होते हैं। तो अगर आप कभी भी किसी से ऐसे माहौल में मिलने जा रहे हैं कि उनकी तकलीफ है उन्हें, और आप हालचाल जानने जा रहे हैं, या उन्हें कोई प्रॉब्लम है और आप उनको कंसोल करने जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस बात का खास ध्यान रखें कि ऐसे आप कपड़े नहीं पहने, बहुत सिंपल कपड़े पहने। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। कभी भी किसी ने यदि आपकी कोई हेल्प की है, तो हम जो सबसे ज्यादा कंजूसी करते हैं वो थैंक यू बोलने में करते हैं। और बोल भी दिया तो मीन तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। बोल दिया क्योंकि चलो मैनर से बोलना था, किसी ने हमारे लिए दरवाजा खोला, थैंक यू, लेकिन हम दिल से शुक्रगुजार नहीं है शायद उस चीज के लिए। तो आपको किसी ने अगर आपकी छोटी सी हेल्प की हो या बड़ी सी हेल्प की हो, आप दिल से अपने मतलब थैंक यू बोलें, क्योंकि आपकी इनर वॉइस के साथ जब आपकी आउटर वॉइस मिलती है तो उसका एक अलग ही रिफ्लेक्शन होता है। और आप जबरदस्ती के लिए बोल रहे हैं तो वो आप 2-4 बार तो बोलेंगे, 5वीं बार बोल भी नहीं पाएंगे। तो वो चीज आपकी पर्सनैलिटी में नहीं आती है। तो थैंक्स को एक्सटेंड करना सीखिए। किसी ने काम किया तो उसको थैंक्स जरूर करें, थैंक्सफुल रहें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी जीवन में यदि मौका मिले और आपको भी सामने वाले की हेल्प करने का चांस मिले, तो आप बढ़ चढ़ के उनकी मदद करें। इसमें आप तब पीछे ना हटे कि नहीं नहीं अरे ठीक है एक बार मदद कर दी तो कौन सा हमको उन्होंने खरीद लिया है। दूसरों की हेल्प करने में कभी पीछे ना रहे, क्योंकि दूसरों की हेल्प करने का चांस भगवान आपको देता है, ऐसा हमेशा मान के चलिए। क्योंकि कोई भी किसी की मदद कर सकता है। देखिए दुनिया में इतने लोग हैं, लेकिन अगर कभी आपको किसी की हेल्प करने का मौका मिला है तो आप ये मत सोचिए कि हम इनकी हेल्प क्यों करें, इन्होंने तो हमारी हेल्प कभी की नहीं थी, या आज तक इनको तो इन्होंने कभी हेल्प मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी हमें किसी की हेल्प लेने की, तो हम किसी की हेल्प क्यों करें। ये एटीट्यूड आपको नहीं रखना चाहिए। आप जरूर दूसरों की हेल्प करें, क्योंकि आप उस समय ये सोचें कि शायद भगवान ने आपको चुना है, माध्यम बनाया है इनकी मदद करने का। ठीक है, मदद करने के कई तरीके होते हैं। मदद करने का मतलब हमारा इस बात से नहीं है कि आप अपने खजाने खोल दें या आपकी जेब में जितने पैसे आप सब उनको दे दें और खुद आप परेशान हो। हेल्प करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता। ह्यूमैनिटी रखें और जिस तरह से मैक्सिमम जो आप उनके लिए कर सकते हैं वो हेल्प आप उनकी करें। क्योंकि किसी की भी हेल्प करके आप दो काम करते हैं, आप अपना ही फायदा करते हैं, क्योंकि जो किसी की हेल्प करने के बाद सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, जो इनर आपको एक खुशी मिलेगी, वो खुशी आपको नॉर्मली कभी भी नहीं मिल सकती। और उस खुशी को आप 1-2 बार जब महसूस करेंगे और वाकई आपने अगर दिल से किसी की मदद की है, और तब आपको जो खुशी मिलेगी तो आपको लगेगा कि कितना अच्छा लगता है। एक बहुत ही हल्की हल्की फीलिंग आती है और बड़ा खुशी से लगता है, फिर सब कुछ अच्छा लगने लगता है।
तो आप सेटिस्फाइड होते हैं, आप कंटेंटेड होते हैं और आप सोते समय भी बड़े खुश होते हैं। कितनी लाख टेंशन हो आपके दिमाग में, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में ये भी चलता है कि आपको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा होता है, क्योंकि आप शायद किसी की एक स्माइल आने का कारण बने, किसी को हेल्प करके आपने उसको छोटी सी एक स्माइल दे दी, आप उसका काम, उसका बर्डन हल्का कर दिया, तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है वो काम करना। खास तौर से जब आप किसी मीटिंग में जाएं, तो मैनर्स की अगर हम बात करें तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि मीटिंग में आपके फोन्स साइलेंट रहें, चाहे वो मीटिंग एक क्लासरूम सेशन ही क्यों ना हो। जैसे अक्सर आप लोग जब क्लास के लिए आते थे ऑफलाइन, तो हम आप लोगों को बोलते हैं, स्पेशली इंडक्शन मीटिंग में ये बताई जाती है बात, जो बच्चे इंडक्शन मीटिंग अटेंड करते हैं, कि जब आप क्लास के लिए आए कि या तो आप अपने मोबाइल फोन ऑफ ही कर दीजिए, और चलिए अगर आप ऑफ नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपकी मजबूरी है, तो आप कम से कम उन मोबाइल फोन को साइलेंट में रखें, क्योंकि एक छोटी सी फोन कॉल जिसकी की रिंग बजेगी और वो आवाज आएगी, वो पूरे के पूरे माहौल को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। वो माहौल किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था मीटिंग का, हम सेल्स को और फ्यूचर रेवेन्यूज को डिस्कस कर रहे थे और कंपनी लॉस में जा रही है, तो एक सीरियस माहौल चल रहा था, और अचानक से फोन की घंटी बजी, और घंटी भी बजी तो ऐसी रिंगटोन की, मतलब पता चला कि कोई अजीबोगरीब गाना चल गया या कुछ भी एक अजीब सी ट्यून बज गई। तो उस समय पर क्या होगा कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, जो बोल रहा है उसकी भी और जो सुन रहा है उसकी भी। क्लास में अगर हम कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अभी पाइथन का ही कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि भाई लूपिंग क्या होता है या लिस्ट क्या होती है, समझा रहे थे, फाइल हैंडलिंग पढ़ा रहे थे, और अचानक से फोन बज गया किसी का। तो जब फोन बजता है तो सिर्फ वही व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता है जिसका फोन बजता है, और भी आसपास के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो कंटिन्यूटी जिसे कि उस क्लास में वो मेंटेन करके चल रहे थे, वो टीचर भी मेंटेन करके चल रहा था और बच्चे भी, वो कंटिन्यूटी वहीं पर ब्रेक हो जाती है। दिमाग में 10 तरह के और ख्याल आ जाते हैं अचानक, क्योंकि वो ह्यूमन टेंडेंसी है। ख्याल तो वैसे भी आना ही चाह रहे थे, हम ही उन्हें रोक रहे थे पूरा कंसंट्रेट करके अपनी पढ़ाई पर, लेकिन अचानक से फोन की किसी के घंटी बजी और हमारा दिमाग इधर उधर होना शुरू हो गया। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि आप जब भी कहीं किसी ऐसी जगह पर हो, आपको अपने मोबाइल फोन साइलेंट करने चाहिए, वाइब्रेटर पे कर ले या साइलेंट रखें, ताकि लोगों को इस बारे में ना पता चले। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आपको फोन अटेंड करना ही पड़े, तो एटलीस्ट आप डिस्टर्ब हो एक्सक्यूज लेकर के आप बाहर जाके फोन अटेंड करें, ना कि दूसरे लोग भी आपके साथ डिस्टर्ब हो। तो ये सब ध्यान रखें। वैसे कोशिश यही करें कि फोन ऑफ रखिए, क्योंकि अगर आप पढ़ने गए तो आपके घर में जितने भी लोग हैं उन्हें ये पता है कि आप पढ़ने गए, और कम से कम आपके घर वालों से ज्यादा आपका शुभ चिंतक कोई भी नहीं होगा, आपका वेलविशर कोई नहीं होगा। तो अगर वो आपको जानते हैं कि आप पढ़ने गए, तो वो तब तक आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे फोन करके जब तक कि कोई बहुत इमरजेंसी नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम बच्चों को बोलते भी हैं कि आपका फोन ऑफ है तो क्या हुआ, आप घर में नाइटेक का नंबर दीजिए। अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है और वो आपको इन्फॉर्म करना भी चाहते हैं, तो आप नाइटेक में फोन कर दीजिए, उनको बोलिए नाइटेक में फोन करें, जो भी कंसर्निंग पर्सन फोन उठाएगा वो हमें मैसेज कर देगा, कन्वे कर देगा, तुरंत हमें घर आना भी होगा तो हम तुरंत चल देंगे। मगर कम से कम पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनेगी, जिस उद्देश्य के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं कम से कम वो जो है हमें डिस्टर्ब तो नहीं होगा वहां पर। और अगर कोई फ्रेंड या कोई ऐसे रिलेटिव फोन कर रहा है तो करने दीजिए, आप बाद में उन्हें कॉल कर लीजिएगा, कम से कम जिस उद्देश्य के लिए आप आए वो उद्देश्य तो परिपूर्ण हो, वो ऑब्जेक्ट तो फुलफिल हो। इन बातों का ध्यान रखना होता है। और मैनर्स में आपको एक बहुत बड़ी चीज ध्यान रखनी है, तो होती है जो हम लोग नहीं रखते हैं। अगर हम फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम जितने भी फ्रेंड्स बैठे हैं, किसी ऐसे फ्रेंड का डिस्कशन कर रहे होंगे जो उस समय ग्रुप का हिस्सा नहीं होगा, जो ग्रुप में नहीं होगा। हो सकता है हम उसकी कुछ अच्छी बातें डिस्कस कर रहे हो, उसकी कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, और ये सोच रहे हो कि कैसे उसको हेल्प करें, कैसे उसे सॉल्यूशन दें। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसकी शॉर्टकमिंग्स या उसकी कुछ ऐसी बातें जिनका कि हम मजाक बना सकें या जिनके ऊपर हंस सकें। और ये कॉमन है, देखिए इसमें ना आप अलग है ना हम अलग है, अक्सर हम सब लोग ऐसा कभी ना कभी करते हैं। अगर घर में बैठे हैं तो किसी दूसरे रिश्तेदार की बात कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा मौका कि उसका मजाक बनाने का या उसके बारे में कुछ उसे क्रिटिसाइज करने का मौका मिले। हिंदी में शुद्ध भाषा में से क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मैम बुराई। आलोचना करना। अरे वाह, आलोचना करना। और अरे शुद्ध भाषा हिंदी की अपनी बोलो। मैम चुगली करना। चुगली करना, हाँ बोलते हैं इसको। हम लोग अपने जब बैठते हैं, हम सारे अपने जब हम लोग भाई बहन बैठते हैं तो हम लोग भी यही करते हैं, मगर ऐसा मतलब हेल्दी करते हैं, ये नहीं कि किसी को भी पकड़ लिया और करा। किसी ऐसे व्यक्ति का ही करते हैं जो शायद सामने बैठा और उसका मजाक बना सकते हैं, और वो भी हमारा फुल मजाक बनाता है,
उसको हम बोलते हैं कि चलो बहन प्रपंच करें। तो प्रपंच करना कहते हैं इसको, मतलब हम लोग की भाषा में चुगली भी है, आलोचना भी है, कि भाई हम मौका ढूंढते हैं कि कब दूसरे का मजाक बनाने का मौका मिले और हम शुरू हो जाएं, बिना ये सोचे, एक सेकंड थॉट भी दिए कि हमारी भी कोई मजाक बना सकता है, क्योंकि हम में भी 50,000 कमियां हैं। लेकिन क्योंकि हम तो अपने आप को दुनिया में सबसे अच्छा मानते हैं, देखते हैं कि हमसे ज्यादा दुनिया में ना तो कोई शरीफ है, ना सुंदर है, ना हमसे ज्यादा कोई काबिल है दुनिया में, तो ये तो हम सोचते ही नहीं कि हमारी कोई मजाक बनाएगा। लेकिन जब भी कम से कम चलिए घर में एक हंसी मजाक के लिए, एक हेल्दी डिस्कशन के लिए तो ठीक है, लेकिन ऑफिशियली आपको कभी ये बात नहीं करनी है। अगर कभी आप किसी ऐसे ग्रुप में खड़े हैं जहां डिस्कशन चल रहा था और आपने अचानक रियलाइज किया कि उस ग्रुप में किसी दूसरे आपके कलीग का या आपके बॉस का या कोई ऐसा डिस्कशन चल रहा है जिसमें कि क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप तुरंत अपने आप को उस ग्रुप से अलग कर लें, ये मानते हुए। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं क्यों अलग करें, बॉस है ही हमारा खड़ूस, तो क्या प्रॉब्लम है, छुट्टी मांगते हैं छुट्टी नहीं देता, ये करते हैं तो वो नहीं करता, डांटता रहता है, हम भी करेंगे बुराई। तो ठीक है, उस समय आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ठीक है हमने भी अपनी भड़ास निकाल ली। लेकिन सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि क्या आपके उस भड़ास निकालने से आपके बॉस पर 1% भी फर्क पड़ेगा? 1% फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको क्या पता कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, आप तो आपस में ही डिस्कशन कर रहे हो, तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी यदि आप चाहते भी थे कि उनमें सुधार आए, जेन्युइनली उनमें सुधार की जरूरत थी, तो वो सुधार उनमें तब तक नहीं आ सकता जब तक उन्हें ना पता होगा भाई मेरे अंदर क्या कमी है। या तो इतना आपके अंदर गट्स हो कि आप एक सही तरीके से जाके उनको बात पहुंचाएं कि साहब थोड़ा सा हम लोग इस चीज से हर्ट होते हैं, और प्लीज सर अगर आप अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज कर लें तो अच्छा होगा। और ये आपको पता है कि 99.99% लोग आपसे ऐसा सजेशन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बॉस कैसा भी हो उससे आपकी राय नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि ठीक है आपकी राय इंपॉर्टेंट है और बॉस सुनेगा, तब तो आप उनसे ही डायरेक्टली बात कर लें, क्योंकि आपस में एक दूसरे से बात करके चुगली करके सिर्फ भड़ास निकालने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अपनी जबान आप गंदी करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे जो कि आपके लिए ही हार्मफुल है। तो इस तरीके की सिचुएशन को हमेशा अवॉइड करें। ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो कोशिश करें कि आप उससे अलग हो जाएं। इवन अगर कभी होता है कि हमसे कोई पूछता है कि अच्छा आप बताएं, आप तो चुप खड़े हैं, आप तो कुछ बोल नहीं रहे, क्यों भैया तुम बॉस से डरते हो क्या? तो आप उनको बोलिए कि नहीं मैं डरता नहीं हूँ या मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस डिस्कशन में कुछ बोल के फायदा है, क्योंकि बॉस पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, अपनी एनर्जी वेस्ट करें, इससे अच्छा कि हम कुछ क्रिएटिव या इनोवेटिव कर लें। ज्यादा से ज्यादा क्यों आकर बोलेंगे अरे ये तो डरपोक है, अरे ये बॉस का चमचा है या चमची है, बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, आप तो नहीं है ना, आप जानते हैं कि आप कैसे हैं, मगर कम से कम उस नेगेटिव कॉन्वर्सेशन से आप बच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कभी भी कल को अगर ऐसी कोई बात खुलती है ऑफिशियली कि आप लोग या इतने लोग बैठ करके ये बात कर रहे थे और कहीं भगवान ना करे अगर सुन लिया बॉस ने, तो कम से कम उसने ये भी तो सुना होगा ना कि आप उस कॉन्वर्सेशन में नहीं थे, और अगर थे तो आपने क्या कहा था, ये चीज भी उनको पता चल जाएगी। तो इस तरीके के प्रपंच या इस तरीके की पॉलिटिक्स जो ऑफिस में होती है, ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, आप बिल्कुल 100% उन्हें अवॉइड करें। इससे सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलना, और वो भी एक ऐसा सेटिस्फेक्शन जिससे आपका कोई एडवांटेज नहीं होना, कोई बेनिफिट नहीं होना। तो इसलिए इस तरीके के जो एटमॉस्फेयर होते हैं, और ये हर जगह होते हैं, चाहे स्कूल हो, क्लास हो, टीचर को करना क्रिटिसाइज या ये सब चीजें, तो ऐसी सिचुएशन को आप हमेशा अवॉइड करें। आप कभी भी ऐसा काम ना करें कि दूसरी चीजें जो है आपको मतलब करना है। फिर आप जो है अपने कोई भी ऐसी चीजें, मतलब जैसे कैमरास वगैरह लगे होते हैं ऑफिस में, हम कोशिश करते हैं उनसे हम बचें, ना आपको उनसे बचने की कोशिश करनी है, ना आपको जबरदस्ती सामने आने की कोशिश करनी है। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम कर रहे हैं कैमरे के सामने करेंगे, दिखाओ 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 दिखाओ, बॉस देखेगा तो पता तो चलेगा हम कितना काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कोशिश करते हैं कैमरा के सामने से हट जाए, हम विजन में ना आए। तो ऐसी दोनों ही हरकतों से हमें बचना है। हमें ना तो काम करते मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली नहीं दिखाना है, ठीक है वो कैमरा ही हमारी तरफ है तो बात दूसरी है, और अब उसका मतलब ये नहीं कि बात करने के लिए हम कोई कोना ढूंढने के जहाँ कैमरा नहीं आ रहा है वहां करें। जैसे हम अपने यहाँ का ही आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, हमारे यहाँ भी स्टाफ जो इतने भी लोग हैं सबको सबके लिए कुछ रूल्स डिफाइंड है। अब एक हमारे यहाँ एक स्टाफ मेंबर थे, मैं नाम नहीं लूंगी, अब तो खैर है भी नहीं वो यहाँ पर, लेकिन काउंसलिंग सेक्शन में थी वो मैडम।
बहुत अच्छी काउंसलर थी, नो डाउट उनके अंदर सारी क्वालिटीज थी, बस एक दो क्वालिटीज थोड़ी ऐसी थी, जैसे उनको मोबाइल फोन के लिए, हमारे यहाँ स्टाफ में भी हम लोगों को भी मोबाइल अलाउड नहीं होता है, इसीलिए कभी कोई इमरजेंसी कॉल मैं देखती हूँ कि हाँ आ गई है, तो मैं आप लोगों से परमिशन लेके ही कॉल अटेंड करती हूँ कि हाँ कोई इमरजेंसी है, नहीं अवॉइड कर सकते तो मैं उठा लेती हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी कॉल हम अवॉइड करें जो मेरी क्लास को डिस्टर्ब करे। तो उन्हें भी, जैसे कि बाकी स्टाफ मेंबर्स के लिए, तो उन्हें भी मना था कि नहीं जी आपको फोन नहीं उठाना, लेकिन और ये कहा गया था कि भाई आप तो काउंसलिंग डेस्क पे हैं, आपका तो मोबाइल होना ही नहीं चाहिए टेबल पे, मोबाइल अंदर ड्रॉवर में रखिए, कोई बहुत ही इमरजेंसी है तो आप मोबाइल फोन यूज कीजिएगा। पर उनका काम क्या था, वो आती थी और सबसे पहले सिस्टम को ऑन करती थी जो उनके टेबल पे था, और कैमरा से एक सबसे बढ़िया से क्लिक करती थी, फिल्टर विल्टर 10-12 लगाती थी, जो भी लगाती थी मुझे तो पता नहीं क्या होता है, कैसे लगते हैं, मगर उन्होंने लगाए, और लगा के सबसे पहले अपनी डीपी चेंज करती थी और फेसबुक पे वो फोटो अपलोड करती थी। सबसे पहला प्रथम कर्तव्य ऑफिस में आते ही उनका ये होता था, आफ्टर कमिंग टू अस एंड विशिंग अस गुड मॉर्निंग, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, हाय हेलो हो गया, हाँ मैडम कैसी हैं, ठीक है, ओके, आज मैडम ये करना है, आपको ये काम करना है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और हाँ जी हाँ जी करके अपने कैबिन में सबसे पहले उन्होंने अपना डीपी का रूपांतरण किया, उस पर अपडेट किया और सब कुछ करा, और इधर लाइक और ये सब आने लगे। पर ये भूल जाती थी साथ में कि उन्होंने हमको भी अपने फ्रेंड बुक में रखा हुआ है, तो फेसबुक पे हम भी उनके फ्रेंड्स में है, तो हमें भी नोटिफाई हो रहा है कि भाई उन्होंने अपलोड कर दी अपनी पिक्चर, और पिक्चर अपलोड की है कितने बजे, इतने बजे, और हमें अपने कैबिन दिख रहा है कि हाँ इस कैबिन की फोटो खींची गई है। तो 2-4 दिन 6 दिन तो होता है कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं, अभी शायद नया नया शौक है इसलिए ये काम हो रहा है, बट डे बाय डे जब ये चीज कंटिन्यूअस प्रोसेस में आई तो मैनेजमेंट ने उस चीज को ऑब्जेक्ट किया कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना, अगर आप ऐसा करेंगी तो हम आगे आपको कंटिन्यू नहीं करा सकते। तो ऐसी 2-3 चीजें थी ऑफिस में काम करते समय, अगर वो गैलरी में पास हो रही है, सपोज वो बाहर से आ रही है अंदर सर के कैबिन में, या क्लासरूम में किसी बच्चे को कुछ कहने आ रही हैं, तो उनकी अक्सर आदत थी कि वो गुनगुनाती रहती थी, बहुत पॉजिटिव थी, हमेशा स्माइल करती थी, हंसती थी, हंस के बात करती थी, लेकिन पॉजिटिविटी होने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप ओवर हो जाए हर चीज में, जैसे नेगेटिविटी अवॉइड करनी चाहिए ऐसे ओवर पॉजिटिविटी भी अवॉइड करनी है। आप खुश हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशी को अपने दिल में दबा के रखिए, क्योंकि ये घर नहीं है। अब यहाँ घर में हर समय जैसे हम लोग घर में गा के गुनगुना के काम नहीं कर सकते ना, तो ऑफिस में तो आप हर समय गुनगुना नहीं सकते, तो पता चला रोज ही कोई गाना उनका चल रहा है इधर से उधर, गुनगुन गुनगुन, अब हम क्लास ले रहे हैं, मैडम बाहर से गुनगुनाती भी जा रही हैं, और क्योंकि ऐसी कोई हल्की फुल्की आवाज नहीं होती थी तो सबको सुनाई देती थी, बच्चे भी सुनते थे और हंसते थे, अरे वाह मैम गाना गा रही है। अब मैम तो गाना गा रही हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे थे सी लैंग्वेज का पेपर, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक एरे चल रहा था, बच्चों का दिमाग चला गया मैम के गाने में, तो डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो गया। इस तरीके की चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जितनी देर आप ऑफिस में हैं, आप ये मान के चलिए कि आपने अपना ऑफिस अपने ऑर्गेनाइजेशन को देना है, अपना टाइम अपनी ऑफिस को देना है, वो टाइम समझ लीजिए आपने बेचा हुआ है, उस टाइम की ही आपको सैलरी मिल रही है। भूल जाइए कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी और नेटवर्किंग साइट क्या होती है, जो भी काम करना है ऑफिस से घर जाने के बाद आप पूरी रात करिए, आपको कोई टोकने वाला नहीं, लेकिन जितनी देर आप ऑफिस के अंदर हैं, आप अपने जितने भी सोशल नेटवर्किंग हैंडल्स हैं उनको दिमाग से निकाल के रखिए, आप नहीं निकाल पाते आप नेट ऑफ करिए अपने फोन का, और जितना भी आपको ईमेल वगैरह का काम करना है अपने सिस्टम से करिए, पर ऐसे हर चीज से आप बचिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि ऑफिशियली जब आप काम करते हैं तो उस समय पर आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके काम पे होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब हम काम कर रहे हैं तो ठीक है मैडम, लेकिन अभी तो हम काम नहीं कर रहे, कोई काम बॉस ने दिया ही नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है, हम खोल लेते हैं अपना फेसबुक, क्या दिक्कत है, हम इंस्टाग्राम खोल के देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन बार बार वही चीज आती है कि आपको सैलरी यहाँ पर किस चीज की मिल रही है, काम की, आप काम नहीं कर रहे हैं बैठिए, खाली बैठिए, लेकिन अपने दिमाग में ऐसा कोई फितूर मत भरिए जो आगे घंटे भर बाद आपको जो काम करना है उसमें भी वो आपको जो है उस काम को करने से पीछे हटा दे, जो काम आपको घंटे भर बाद करना था आप 2 घंटे बाद करें, क्योंकि जब आप एक बार नेटवर्किंग साइट कोई खोलते हैं ऐसी, तो कब समय गुजर जाता है आपको खुद ही नहीं पता चलता। तो इस तरीके की चीजें जो है आपको अवॉइड करनी होगी। इतनी अच्छी वो हमारी काउंसलर थी कि उन्होंने काउंसलिंग भी बहुत अच्छे से करती थी, स्टूडेंट्स के साथ भी एक अच्छा कनेक्ट था उनका, और सब बातें बहुत अच्छी थी, बहुत गुड लुकिंग थी, प्लीजेंट पर्सनालिटी थी,
मतलब इफेक्ट, मतलब बहुत अच्छा उनका एफर्टिव थी, बहुत एफर्ट्स करती थी सारे काम में। लेकिन कुछ ये 2-3 कमियों की वजह से सिर्फ उनको मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि नहीं मैडम सॉरी, अब आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है, आप अपनी चीजों के साथ कंटिन्यू कर रही हैं, तो अब आप ये काम हम आपके साथ नहीं कर सकते। एंड बिलीव मी, आज भी वो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, और वो जिस जगह काम कर रही हैं आज भी वो यही काम कर रही हैं। माने वो जिस जगह पे काम करती है वहां वो फोटो वोटो खींच के डालती रहती है। हालांकि वो बात अलग है कि नाइटेक के केविन का लुक एक अलग ही था, तो आज भी वो अक्सर नाइटेक के केविन की फोटो अपनी अपलोड कर देती हैं एक मेमोरी की तरह से, या अपनी डीपी लगा लेती हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अब इससे आप ये शिक्षा ना लें कि आदमी को अपना काम करते रहना चाहिए। क्या है, एक जगह से निकाला जाएगा, दूसरी जगह रखा जाएगा और दूसरी जगह पे काम करता रहेगा, लेकिन उससे उनकी ग्रोथ कभी भी नहीं होगी। जिस पोस्ट पे वो यहाँ थी आज भी वो उससे उसी पोस्ट पर है, मतलब उसी तरीके का कुछ काम कर रही है, बेंच जॉब ही है उनका, और सैलरी हो सकता है 1000 रुपए 1500 रुपए ज्यादा मिल रही हो, या उतनी ही मिल रही हो, या कम मिल रही हो। मैंने कभी सैलरी डिस्कस नहीं की उनसे। तो इन सब चीजों का ऑफिशियल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो इम्प्रेशन आप शुरू में बना देते हैं वो इम्प्रेशन आपका फॉरएवर चलता है। और किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले हम देखिए अपनी ये धारणा कभी नहीं बनाते कि हमें 6 महीने काम करना है और फिर क्या बात है 6 महीने के लिए किसी तरह दिखा लो। जो ये धारणा बना करके किसी भी ऑफिस को ज्वाइन करता है वो कभी आगे सक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में स्विचिंग की टेंडेंसी शुरू से बनी हुई है। वो अलग बात है कि आपका प्रोबेशन पीरियड है, आपका ट्रेनिंग पीरियड ही 6 मंथ्स का या 3 मंथ्स का, तो एक बात अलग है कि भाई 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी है फिर तो यहाँ से जाना ही है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं एज एन एम्प्लॉय कहीं पर, तो आपको ये सोचना है कि जिंदगी भर इसी ऑफिस से जुड़े रहना है और अपना 100% से भी अच्छा देने की कोशिश करनी है। तो आप जो इम्प्रेशन अपना शुरू में बना लेंगे वो इम्प्रेशन आपका हमेशा बना रहेगा। पर हाँ, इस चीज को हम ऐसे नहीं मानते कि शुरू में अच्छा काम करो उसके बाद कैसे भी काम करो। काम करने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर रहनी चाहिए। हाँ, एटिकेट्स हैं, मैनर्स है, अगर आप शुरू में ज्यादा अच्छे एटिकेट्स और मैनर्स दिखाते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, लोगों से पोलाइटली बोलते हैं, टाइम पर अपने ऑफिस जाते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहते हैं, काम में कभी भी आप मतलब जाने के समय पर आप हमेशा इस बात की जल्दीबाजी में नहीं रहते कि मेरा टाइम हो गया ऑफिस से घर जाने का तो हम भागें, तो इन सब चीजों का अगर इंप्रेशन एक अच्छा पड़ जाता है तो लॉन्ग रन में ये इंप्रेशन आपके बहुत काम आता है। क्योंकि कहीं अगर भविष्य में कोई ऐसी बात हो भी जाती है कि हमसे कोई गलती हो गई या कोई ऐसी सिचुएशन आई कि जहां पर हमको कोई लोग ब्लेम कर रहे हैं, तो हमारा पुराना इंप्रेशन वहां पर हमको हेल्प करता है और लोग नई चीजों को इग्नोर कर सकते हैं पुराने इंप्रेशन को देखते हुए कि भाई ये बंदा इतने समय से जुड़ा हुआ है और इस तरीके का काम इसने किया, तो अगर एक कोई गलती हो भी गई है तो उसे इग्नोर किया जा सकता है। तो अपने इंप्रेशंस को इस बात पे अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो भी अपना काम कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक तरह से समझ लीजिए कि अपनी एक कंपनी में काम करने वाला हर इंसान जो भी एम्प्लॉई है वो उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होता है। ब्रांड एम्बेसडर वही नहीं होते हैं जो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए पैसे लेते हैं या एक एड में काम कर रहे हैं वही एम्बेसडर है, नहीं। हर एम्प्लॉय अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ब्रांड एम्बेसडर होता है, और वो अपनी डीड्स, अपने एक्ट्स और अपने इंप्रेशन से ही अपनी कंपनी को अच्छी और एक बुरी कंपनी में रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये आपका अपना डिसीजन है, आप क्या करना चाहते हैं। कभी भी अपने ऑफिस में जब भी आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कंसंट्रेट होने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो कुछ लोगों को कंसंट्रेशन नहीं होता कि कोई बोल रहा है तो डिस्टर्ब होते हैं, तो वो ईयरफोन लगा लेते हैं और हल्का सा म्यूजिक चला लेते हैं क्योंकि उन्हें कंसंट्रेट करना है काम करने में, उन्हें पढ़ाई में कंसंट्रेट करना है। ऐसे ही सब लोगों का अपना अलग अलग तरीका होता है कंसंट्रेशन का। कुछ लोग च्युइंगम वगैरह खाते हैं या खाने की कोई चीज रख लेते हैं कि भाई कंसंट्रेशन है, कुछ खाते रहेंगे तो दिमाग इधर चलता रहेगा। घर में या पढ़ाई के टाइम पर तो ये ठीक है क्योंकि तब तक आप स्टूडेंट हैं, लेकिन जब आप एम्प्लॉय बन जाते हैं तब आपको ये सब हैबिट्स को आगे कंटिन्यू नहीं करना है। क्यों? क्योंकि खाने की आदत आप शुरू से डालेंगे तो वो एक आदत पड़ जाएगी। गाना सुनने की आदत शुरू से डालेंगे तो वो आदत पड़ जाएगी, और जब आप कहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको लगेगा क्या ही फर्क पड़ रहा है, हल्का सा म्यूजिक सुन ले, म्यूजिक सुनते रहेंगे, काम में कंसंट्रेट करते रहेंगे, कंप्यूटर पे तो काम करना है, म्यूजिक सुनने में किसी का क्या नुकसान है, मेरा कंसंट्रेशन फुल है, हम ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी को तो यही चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है, जिस समय आप काम कर रहे हैं आपका 100% कंसंट्रेशन वहीं पर होना चाहिए। कोई भी खाने पीने की चीज, खास तौर से कुछ लोग च्युइंगम वगैरह खाते हैं और ये ध्यान नहीं रखते हैं कि वो च्युइंगम खाते समय अपने टीचर से या अपने बॉस से बात कर रहे हैं।
आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपके मुंह में ऐसी कोई भी खाने की चीज ना हो जब आप काम कर रहे हो या आप किसी से बात करें, चाहे वो सुपर ऑर्डिनेट्स हो या सब ऑर्डिनेट्स हो, आपकी टीम भी है तो आपको उनसे बात करते समय कुछ भी खाते हुए नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक गलत इंप्रेशन छोड़ता है आपका, और इस चीज पे जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है। कपड़ों, जैसे मैंने हेल्थ और हाइजीन के बारे में बताया, तो कपड़े हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए और सही तरीके के कपड़े ही पहन के आपको ऑफिस जाना है। हालांकि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा भी करती हैं, देखिए इसमें भी उन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। गूगल जैसी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी कहा है कि भाई एम्प्लॉय जब काम करता है तो कभी एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है, वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो इरिटेट होता है, वो टायर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग 18-18 घंटे काम कर रहे होते हैं नॉन स्टॉप, या ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो काम बहुत बढ़िया करते हैं और कंपनी उन्हें नहीं छोड़ सकती, लेकिन अब वो कह रहे हैं साहब मेरी तो प्रॉब्लम है, मुझे तो काम नहीं कर पाना है, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद घर में मुझे बच्चे को देखना, मान लीजिए अभी कोई फीमेल एम्प्लॉई है और उसका बेबी छोटा है और वो नहीं चाहती है कि बेबी सिटिंग के लिए कहीं बच्चे को बाहर छोड़े, तो गूगल जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने इन समस्याओं का ध्यान रखा है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको देंगे, हम क्रैच खोल देंगे यहाँ पर बच्चों के लिए, बेबी सिटिंग के लिए, आप लंच में या बीच में काम करते हुए देख आइए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपके बच्चों की देखभाल भी हम करेंगे। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर एम्प्लॉय घर नहीं जा पाते, मेरे खुद के एक बहुत नोन फ्रेंड है और वो एफसीए हैं एक कंपनी में, एफसीए एक बहुत बड़ी पोस्ट है आप समझिए, और वो एक ऐसी कंपनी है जिसमें एमएनसी में वो काम करते हैं, जिसके ऑफिस बाहर भी हैं, तो उनका ज्यादातर टाइम जो है वो मतलब कॉन्फ्रेंसिंग में और वर्चुअल मीटिंग्स में ही जाता है। तो वो तो सुबह निकल जाते हैं, अब जैसे वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो उन्होंने अपने घर में एक रूम अलग ही बना लिया है और उस रूम में रात को 12 साढ़े 12 बजे से वो जुटते हैं और अगले दिन के सुबह 10-11 बजे तक वो बिजी रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जब अमेरिका और इंडिया के टाइमिंग्स मैच होते हैं तब फिर वो मतलब अब यहाँ तो 12 बजेगा तो उनका काम का शुरू होगा, तो वो वहां पर पूरी रिपोर्ट्स बनाना, उनसे डिस्कशन करना, कम्युनिकेट करना, सारी चीजें करते हैं और उसके बाद जो उनसे कहा गया उसकी वो रिपोर्ट्स फर्दर तैयार करते हैं। तो उस समय उनके रूम में कोई नहीं जा सकता, ये सब चीजें। जब वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे थे तो वो ऑफिस जा रहे थे, और जब वो ऑफिस जा रहे थे तो उनके जाने का भी कोई टाइम नहीं था और आने का भी कोई टाइम नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका इतना इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है। ठीक है, महीने में उन्हें कंपनी दे रही है 3-4 लाख रुपए महीने का, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं कि वो 3-4 लाख को एंजॉय कर सके, वो अपनी फैमिली को लेकर के मूवी देखने जाए या कहीं घूमने जाए, बहुत ही रेयर होता है कि ऐसा हो। तो उस सिचुएशन में कंपनी ने उनको बोल रखा है अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो भी आपको घर नहीं जाना है, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। मेडिकल इमरजेंसी के केस में कंपनी से गाड़ी जाएगी आपके घर, और आपके घर से जो भी कोई इमरजेंसी है, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है या कुछ भी है, वो अरेंज करेंगे, वो एम्बुलेंस बुलाएंगे या वो खुद उसको डॉक्टर के यहाँ या हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, जो भी कराना, और वो घर छोड़ेंगे। आपको ऑफिस छोड़ने की छूट नहीं है। तो कंपनी के लिए अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप एक महत्वपूर्ण पोजीशन पर हैं तो उस जिम्मेदारी को आपको समझना ही होगा। आप नहीं कह सकते कि नहीं साहब ऐसा तो हम नहीं करेंगे, और नहीं कर सकते तो ठीक है छोड़ दीजिए, आपकी जगह बीच में आपके पीछे 500 लोग लाइन में लगे हैं जो ये जॉब को कैच करने के लिए खड़े हैं, छोड़ दीजिए आप। तो ये सिंसियरिटी, क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिंसियरिटी के साथ ही हैंडल हो सकती हैं, और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बड़ी सैलरी बहुत सारे वर्कलोड, बहुत सारे बर्डन्स भी लाता है। वर्कलोड का मतलब आपको दिन भर जुटना नहीं होता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी दे दी जाती है, तो आपको उन्हें हैंडल करना आना चाहिए। आप तब ये बैकआउट नहीं कर सकते, ये नहीं जैसा आप ऐसा मैं नहीं करूंगा, और अगर ऐसा आपको लगता है तो आप छोड़ दीजिए जॉब, आप फिर जॉब नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। गूगल जैसा ऑफिस है वो कहता है अगर काम करते हुए एम्प्लॉय थक गया है तो एक रिलैक्सेशन का रूम बना दिया उन्होंने कहा जाइए आप आधा घंटा लेट लीजिए, आप रिलैक्स कर लीजिए, लेकिन जिस समय काम कर रहे हैं, आप अपनी टेबल पर हैं, उस समय कुछ नहीं, उस समय तो सिर्फ आप और आपका काम। जापान में कहते हैं कि अगर काम करते हुए एम्प्लॉय सो जाए तो वो उसे अप्रिशिएट करते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि काम करने के बहाने पर जाओ और सुबह से शाम तक आप सोते ही रहो। वो बाय चांस है कि अगर किसी को नींद आ गई है तो सोने दीजिए, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि अगर वो थक गया, यानी उसकी बॉडी अब वहां पर पूरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, बॉडी आगे उसको अलाउ नहीं कर रही काम करने के लिए, तो उसे नींद आ गई, और जब वो आधे घंटे की नींद ले लेगा और उठेगा तो पूरी एनर्जी के साथ फिर आगे का काम करेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी भी करती हैं, चेंज भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक फिक्स थॉट प्रोसेस के साथ ऑफिस जाएं
कि ठीक है सो जाएंगे, कोई पूछेगा क्यों सो रहे थे तो हम कहेंगे अरे एनर्जी गेन कर रहे थे ताकि आगे और एनर्जी के साथ काम करें। तो ये जरूरी नहीं है। बाकी जो भी नियम हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे लिए बनाए उनको तो हमें पालन करना ही, उनके आगे हम कुछ और नहीं कर सकते। अगर आज की डेट में जैसे बहुत सारे लोग, अब जो यूथ है वो ये बॉडी पियर्सिंग, टैटू ऐसी चीजें बहुत बनवाते हैं, किसी ने उंगली में बनवा लिया, किसी ने कहीं बनवा लिया, वो आपका अपना पर्सनल टेस्ट है, पर्सनल चॉइस है, उसमें कोई आपको मना नहीं करेगा क्योंकि पर्सनैलिटी आपकी है, उसे लोगों के सामने कैसे रखना है वो आपका डिसीजन। तो अगर आपने कोई टैटू लगवाया है, बनवाया है या बॉडी पियर्सिंग करी है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो ऑफिस में आपको उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस में बहुत ही सभ्य और ऐसे कपड़े पहन के जाएं कि अगर कोई टैटू आपने करवाया भी है तो वो टैटू वहां पर ना दिखाई दे, क्योंकि इस चीज को हम बैड मैनर्स में काउंट करते हैं। तो कोशिश करें टैटू जैसी चीजें या तो कराएं ही ना, और अगर आपको कराना है बहुत जरूरी समझ रहे हैं कि उसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है या आपका कुछ शौक अधूरा रह जाएगा, तो उसे किसी ऐसी जगह पे कराएं जो ऑफिशियली छुपा करके रखा जा सके, ना दिखाया जाए, क्योंकि वो बैड मैनर्स में काउंट होता है और लगता है कि मतलब आप कुछ दिखावा कर रहे हैं, और दिखावा किसी को अच्छा नहीं लगता। काम करते समय जाहिर सी बात है, तो सबको पता है, जोर से खांसना नहीं है, छींकना नहीं है, छींक आ भी गई है तो आपको सॉरी मतलब उसके लिए अपोलोजाइज करना है, खांसी के लिए आपको अपोलोजाइज करना है, क्योंकि इस तरीके से जो है आप मतलब अपने मैनर्स और अपने एटिकेट सिखाते हैं। और हमेशा जो है आपको मतलब अगर कभी खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो टिश्यू पेपर या अपने हैंकी का यूज करें और दूसरे से उसके लिए सॉरी बोलें, एक्सक्यूज मी बोलें, पार्डन बोलें, जो भी आप बोलना चाहते हो बोलें। और जो भी ऑफिस में आपके जो काम कर रहे हैं, जो उम्र में आपसे बड़े हैं, उनके साथ आदर से पेश आए। हमेशा जो है किसी के रूम में जाने से पहले नॉक करें, और ये आदत आप घर से बना सकते हैं। शुरू में 1-2 दिन कोई कहेगा भी अरे क्या कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के रूम में एंटर कर रहे हैं तो एक बार आप पूछ लें कि जो भी रूम के अंदर है, मम्मी है या डैडी है, कि मम्मी हम आ जाएं क्या, या डैडी हम अंदर आ जाएं क्या, आपसे कुछ बात करनी है। तो शुरू में 1-2 दिन लगेगा अटपटा, वो भी कहेंगे क्या हो गया इसको भैया, पहले तो कभी नहीं ये पूछते थे, आज इन्होंने पूछ लिया, क्या बात है। तो 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन ये आदत अगर आप शुरू से बनाएंगे तो ये आदत में आ जाएगा, पर्सनैलिटी में आ जाएगा। और जब आप ऑफिस में होंगे तो ऑटोमेटिकली आप नॉक करेंगे, आप सोचेंगे भी नहीं कि नॉक करना है, आप नॉक करेंगे और तभी अंदर जाएंगे। ये नहीं कि दरवाजा खोला धड़ाक से और एकदम बिल्कुल एंट्री मार ली टाइगर श्रॉफ की तरह या किसी की भी तरह और घुस गए बस। तो ऐसा नहीं है, ऑफिस में ऐसा नहीं होता। अगर आप सुपर ऑर्डिनेट के पास जा रहे हैं, बॉस के रूम में, किसी भी अपने से बड़े प्रोफाइल के पर्सन के रूम में जा रहे हैं, तो यू आर सपोज टू आस्क फॉर अ परमिशन, एंड ओनली देन इफ यू आर ग्रांटेड द परमिशन विल बी यू कैन एंटर इनटू द रूम। अगर परमिशन नहीं है तो नहीं करें। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको अपने बॉस के रूम में जाना है तो आपके टेबल पर अगर इंटरकॉम है, यानी आपके टेबल पर एक ऐसा फोन है जिससे आपके बॉस के रूम का कनेक्शन है, तो आप वहीं से उनसे परमिशन मांग लीजिए कि सर मैं आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, मुझे आपको ये पेपर दिखाना है या ये चीज डिस्कस करनी है, क्या मैं आ जाऊँ। अगर वो बोलते हैं हाँ आ जाइए तो आप तुरंत जाइए, नहीं तो वो बोलेंगे कि 10 मिनट बाद आइएगा या अभी हम बिजी हैं, बाद में मुझसे बात करिएगा, 5 बजे तक मुझसे कुछ मत पूछिए। तो आप उसके बाद में उनसे पूछिए, रिमाइंड करिए कि सर क्या मैं आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, तब आप जाइए। ये नहीं कि सीधे आप पेपर लिए और घुस जाए। ऑफिस में भी और बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो भी, एक तो मतलब जो होता है ना कि मतलब बोलने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी से भी बोलना है ठीक है, ये तो पता है कि सभ्यता से ही बोलना है, वहां तू तड़ाक वाली भाषा नहीं मिलेगी, पोलाइटली ही बोलना है। लेकिन बोलते समय कई बार हम इस बात का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारी बोलने की स्पीड क्या है एक तो, और दूसरा हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा है। हिंदी में भी कई बार हम बोलते हैं लेकिन हमारा उच्चारण स्पष्ट नहीं होता। तो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप बोले, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका प्रोनाउंसिएशन इतना क्लियर होना चाहिए कि लोग आपकी बात को एक बार में ही सुन ले और समझ ले। कुछ लोग बहुत तेजी से बोलते हैं, देखो तुमको ये काम करना है, फिर ऐसा करना, फिर ऐसा करना, ये कर रहे हैं। अब वो उस समय शायद उसने आधी चीजें सुनी, आधी तो सुन ही नहीं पाया। तो इतना फास्ट आपको नहीं बोलना है। कुछ लोग बहुत स्लो बोलते हैं, तो इतना स्लो भी नहीं बोलना सुनने वाले को नींद आ जाए कि अरे यार क्या बोल रहे हैं, है ना। तो आपको एक मतलब एक स्टैंडर्ड स्पीड रखनी है अपने बोलने की कि लोग उसको सुने, समझे और ऐसा बोले कि तुरंत समझ में आ जाए। उच्चारण में क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए, यानी कि अनक्लियर आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। जब भी आपसे आपके सुपीरियर्स, चाहे
जो भी लोग हैं आपसे ऊपर जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं, तो आपको हमेशा बात को हियर करना है। कोई मुझे बता सकता है कि हियर का अर्थ क्या होता है? HEAR, हियर, हियर का मतलब क्या होता है? हाँ बताइए। सुनना मैम। सुनना। अच्छा, कोई ये बताएगा लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना ही होता है। सुनना ही होता है। वेरी गुड। दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है। मतलब कि दोनों में अंतर यहाँ पे होता है कि मतलब कि जहाँ पे पढ़ाई होता है वहां पे सुनना और वहाँ कहते हैं लिसन, और जहाँ बातचीत साथ वहां पे कहते हैं हेयर, मतलब बुलाने को जब कहते हैं तब वहां पे सारे हेयर का यूज होता है। अफसोस। जैसे कैन यू हियर मी? अच्छा, तो कैन यू लिसन में नहीं कह सकते? नो मैम। क्यों? मैम जी मतलब कि हर सेंटेंस का तो हमने पढ़ा है, मतलब अलग अलग मीनिंग, मतलब कि कहीं वहां पे वो वर्ड का यूज अलग होता है, वहां पे उस वर्ड का यूज अलग होता है। हाँ, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि शब्द जरूर एक जैसे होते हैं या उनके मीनिंग एक जैसे होते हैं, लेकिन यूज जो करते हैं वो कई जगह पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स का यूजेज होता है। जैसे बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि कैन यू हियर मी, और ये बात सच है कि कैन यू हियर मी ही सुना कहा जाता है, कैन यू लिसन मी नहीं कहा जाता, बल्कि ये कहा जाता है लिसन मी। पर दोनों का बहुत फर्क है दोनों में, जबकि दोनों का अर्थ एक ही जैसा है, सुनना। जब बात होती है सुनने की, जब हम लिसन कर रहे होते हैं, तो लिसन करने में हमारे कान शामिल है। जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम हैं, जो बात कही जा रही है वो हमारे कानों तक आ रही है और उसको सुन करके हम उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन जब हम हियर करते हैं तो उस समय पर हमारे कान के साथ साथ हमारा दिमाग भी शामिल होता है, और जब आप हियर करते हैं तो आपको अधिकतर चीजें याद रहती हैं जो भी कम्युनिकेशन हुआ है। लेकिन जब आप लिसन करते हैं तो उस समय पर ज्यादातर चीजें आपको उस समय तक तो याद रहती हैं जब आप सुन रहे थे, लेकिन बाद में वो बातें आपको ध्यान नहीं रहती हैं। तो अक्सर इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्लास में हो, आप घर में हो या आप ऑफिस में हो, यदि कोई महत्वपूर्ण डिस्कशन हो रहा है जिसका कि आपके आगे फ्यूचर में किसी भी तरीके के काम से रिलेशन है, चाहे वो ऑफिशियली हो या अनऑफिशियली हो, तो आपको हियर करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा डिस्कशन हो रहा है जो थोड़ी देर के लिए, जैसे कोई आपको जोक सुना रहा है, तो आप लिसन कर लीजिए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उस समय एंजॉय कर रहे हैं, आप एंजॉय करिए। तो लिसनिंग और हियरिंग बहुत फर्क होता है। तो ऑफिशियली या एकेडमिकली, जैसे हम यहाँ पर एक क्लासरूम सेशन की बात करें, तो वहां पर आपको लिसन करना ही नहीं चाहिए, तब आपको हियरिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि हियरिंग में आपका ब्रेन यूज होता है साथ में, और दो शब्द एक जैसे अर्थ के होने के बाद भी दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो हियरिंग आपको ध्यान रखना है कि जब क्योंकि कोई बात कही जा रही है तो इस बात को ध्यान में रख के कहा जा रहा है, बॉस कह रहा है तो आपको वो ध्यान रखना है, उसको आपको हमेशा भूलने नहीं, मतलब वो चीज आपको दिमाग में रखनी है, भूलनी नहीं। जो भी बोले साफ बोले और बिना चीखे बोले, धीरे से बोले। कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम लाउड होते हैं, हम चिल्लाते हैं, तो लोग जो है सुनते हैं। लाउड बोलने की जरूरत सिर्फ आपको तब है जब आप पहले लोगों का ध्यान अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं। जैसे हो सकता है आप किसी पार्टी में हो या आप किसी मीटिंग में हो, और मीटिंग में लोग आए लेकिन वो आपको देख ही नहीं रहे हैं, आप भाषण देने के लिए, आप प्रेजेंटेशन देने के लिए बाहर खड़े हो पर, लेकिन लोग अपनी ही चक 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 में लगे हुए हैं, वो चिट चैट चल रही है उनकी अलग। तो आप एक बार चाहते हैं कि कम से कम लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो, तो उसके लिए शुरू में थोड़ा सा आप लाउड बोलेंगे, एक बार लोग आपकी तरफ सुनेंगे, जब आप चिल्लाएंगे या जोर से बोलेंगे तो कम से कम लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाएगा और फिर वो आपकी बात सुनेंगे। अब उसके बाद की बात की जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि जो बात आप कर रहे हैं वो कितने इंप्रेसिव तरीके से कर रहे हैं कि लोग सुने या ना सुने, वो एक अलग बात है। लेकिन हमेशा ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि चिल्ला के बोलो तो सब सुनते हैं। अभी घर में छोटे भाई को बोलेंगे, ए जाओ तुम जरा ये एक गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए, तो वो डर के मारे ले आएगा, और अगर हम धीरे से बोले भैया एक गिलास पानी ला दो प्लीज, तो कभी नहीं लाने वाला। तो ये धारणा नहीं रखनी है। आप जब भी बोले धीरे से बोले, पोलाइटली बोले, चाहे वो ऑफिस हो या घर, क्योंकि चीख चिल्ला करके आप कभी भी अपनी बात नहीं मनवा सकते, और ऑफिशियली तो ये बिल्कुल ही मतलब बुरे मैनर्स, एक लेस एटिकेट या समझ जाता है कि जंगलियों वाला व्यवहार, तो इसलिए आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है।
ऑफिस में काम करते समय हमारे से कई बार गलतियां होती, ये कोई मतलब अनकॉमन चीज नहीं है, तो बड़ी कॉमन चीज है, गलतियां होना बहुत स्वाभाविक है, इंसान है, गलतियां इंसानों से ही होंगी। लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम ऑफिस में हो या घर में हो, सबसे पहले हम छुप जाते हैं। छुपना का मतलब कोशिश करते हैं कि किसी को पता ही ना चले, और अगर ये पता चले कि गलती हुई तो ये तो बिल्कुल ही ना पता चले कि हमसे हुई। क्यों? क्योंकि हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। देखिए, गलती चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो और कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अपनी गलती की जिम्मेदारी आप हमेशा लेने की कोशिश करें। कोशिश करें, गलती हो ही ना, लेकिन अगर हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों पर उस गलती को थोपें या मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि लोगों को पता ही ना चले कि आपने गलती की है। आप कभी भी ऐसा ना करें, इससे बचे नहीं। अगर गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी लें, आपसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगे, और जो भी कुछ किया जा सकता है उस गलती का सुधार करने के लिए, उसके लिए पूरा प्रयत्न करें। ऑफिशियली तो ये बहुत जरूरी है, घर में आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं वो आप देखिए। फिर आपको जितने भी आप नए एम्प्लॉइज आते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर चुके हैं, काम करते हुए कुछ समय हो गया, लेकिन अब आपके सामने कोई नया एम्प्लॉय आया जिसने आज ही ज्वाइन किया है या कुछ जल्दी ही ज्वाइन किया है, तो आपको किसी भी नए एम्प्लॉय को कंफर्टेबल फील कराना है। मतलब जब आपने ज्वाइन किया था तो आप भी चाहते थे कि कोई ऐसा मिल जाता ऑफिस में जो कदम कदम पर आपको हेल्प करता, गाइड करता, या शुरू में कम से कम इतना बताता कि कौन कैसा है या क्या है। अब चूंकि आपको तो ऐसा कोई नहीं मिला क्योंकि बाय चांस किसी ने आपके साथ वैसा व्यवहार रखा नहीं शुरू में, लेकिन अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपके सामने किसी और ने ज्वाइन किया है, तो एक कंफर्टेबल उसको एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें, उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करें, ताकि जल्दी से जल्दी वो अपना काम सीख सके और आगे का काम अच्छे से करे और एक अच्छा कनेक्ट आपका उसके साथ डेवलप हो जाए। जब भी आप एक ग्रुप में बैठे हैं तो ग्रुप में हमेशा आपकी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि आप ही बोलें। यूजुअली क्या होता है कि ग्रुप में वही इंसान ज्यादा बोलता है जो बहुत डोमिनेटिंग होता है, या तो डिस्कशन ही ऐसा चल रहा है कि जिसमें एक को ही बोलना है, तब तो ठीक है, चलिए भाई मजबूरी है कि वो एक को ही बोलना है, वही बोलेगा बाकी सुनेंगे। लेकिन अगर एक म्यूचुअल डिस्कशन चल रहा है तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही पावरफुल है, या जो बहुत डोमिनेटिंग है वही बोलेगा। तो आपको हमेशा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी नहीं दिखानी है आपकी, आपको हमेशा दिखाना नहीं है कि आप भी इस टॉपिक पे बोल सकते हैं। पहले आप दूसरों को मौका दें बोलने का, वो बोल रहे हैं और आप सुने, और उसके बाद जब आपको जरूरत लगती है तो ही आप बोलें। क्योंकि देखिए, ज्यादा बोलने का मतलब ये नहीं है कि लोग आपको हमेशा सुन ही रहे होंगे। इनफैक्ट होता ये है कि लोग उसको तो बहुत कम सुनते हैं जो हमेशा बोलता रहता है, लेकिन जब कभी कभी कोई बात कहता है उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है। तो इसलिए आप ग्रुप में अगर बैठे तो थोड़ा सा थॉटफुल रह करके काम करें और ऑब्जर्व करने की कोशिश करें लोगों को, और सिर्फ वही बोले जहां बोलने की जरूरत है, तो आपकी बातों को लोग ज्यादा सीरियसली भी लेंगे और काम करेंगे। जिस जगह पर आप काम करते हैं, आपकी टेबल, आपकी चेयर, आपका कैबिन, जो भी कुछ है जहां आप काम कर रहे हैं, वो सब एकदम नीट एंड टाइडी होना चाहिए। हालांकि तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं भाई मेरा काम थोड़ी है, हम तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मैं कोई यहाँ चपरासी थोड़ी हूँ कि अपनी टेबल साफ करो, मुझे यहाँ पर अपनी जो बुक्स रखी है इनकी डस्टिंग थोड़ी करनी है, ये काम तो चपरासी करेगा, या जो मेड है या जो सर्वेंट है यहाँ पर वो काम करेगा, इसके लिए पियून है वो करेगा। तो ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जॉब रोल है, वो करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर एक दिन कोई छुट्टी चला ही गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी टेबल को गंदा रखें। एक छोटा सा डस्टर ले करके डस्टिंग करने में कुछ नहीं जाता, और आपने खुद ऐसा न जाने कितने लोगों को देखा होगा, सुना होगा, बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल, कि वो खुद ही अपने कैबिन साफ कर लेते हैं, डस्टिंग कर लेते हैं, सब चीजें कर लेते हैं, 10 नौकर है तब भी। तो इसमें कोई शान नहीं घिसती, छोटी सी जरा सी सफाई कर लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो माहौल जिसमें आप काम कर रहे हैं वो अगर साफ सुथरा होगा तो काम करने के लिए आपका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव होगा और अप्रोच बहुत अच्छी होगी और काम फुल ऑफ एनर्जी आप करेंगे। जितना आप गंदा रखेंगे, बिखरा हुआ रखेंगे, अनटाइडी रखेंगे, उतना ही नेगेटिविटी आपको मिलेगी और काम करने के प्रति आपका इंटरेस्ट भी नहीं बना रहेगा। अगर किसी से भी आपका कोई कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, ऑफिस में कोई ऐसा और वर्कर है, कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसके साथ आपकी कोई बहस हुई, या आपके उनके साथ में डिफरेंसेस हैं, आपकी उनके साथ नहीं बनती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जॉब छोड़ के चले जाएं या आप जॉब छोड़ दें।
आप एक दूसरे का सामना करने से बचें। और उसको अगर वो ऑफिशियल है तो ऑफिशियल ही रहने दें, उसको पर्सनल मत होने दें। अगर वो पर्सनल है तो उसे पर्सनल ही रहने दें, ऑफिशियल मत होने दें। जैसे हम लोग अपने ऑफिस में जितने भी हमारे साथ में कलीग्स होते हैं, हम उनके साथ एक कंपटीशन रखते हैं, जो कि अच्छी बात है। कंपटीशन होना बिल्कुल गलत नहीं है, मगर वो कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हेल्दी का मतलब हुआ कि आप इस भावना से काम करें कि सामने वाले से अच्छा काम करना है, इस भावना से काम ना करें कि सामने वाले का काम खराब करना है। ये हेल्दी कंपटीशन नहीं हुआ। हम हमेशा पढ़ते हैं तो हमारे नंबर अच्छे आ जाएं, हम इसकी कोशिश करते हैं, ना कि हम इस बात की कोशिश करते हैं कि किसी और के नंबर खराब आ जाए, या किसी के नंबर अच्छे आ गए तो हम चिढ़ जाएं। हमारी मेहनत में कोई कमी रही है इसलिए हमारे नंबर कम आए, पर दूसरे ने अच्छी मेहनत करी, या दूसरे ने हो सकता है कि भाई वही प्रिपेयर किया था जो एग्जाम में आया तो उसके अच्छे मार्क्स आ गए। तो आपको एक हेल्दी कंपटीशन रखना होता है। अब आपका किसी कलीग से कंपटीशन है कि भाई मान लीजिए प्रमोशन मिलने वाला है, बाय चांस प्रमोशन हमें नहीं मिला, उसको मिल गया, दोनों लोग थे लाइन में पर उसको मिल गया, तो बस अब जिंदगी भर की दुश्मनी हो गई। अब तो ना उसकी तरफ आंख उठा के देखना भी नहीं है, बात करना तो बहुत दूर की बात, मौका मिला तो उसका खून ही कर दें। ऐसी सोच भी रखते हैं लोग, लेकिन ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखनी है। कंपटीशन था, ठीक है, वो आगे निकल गए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए जिंदगी रुक गई। आगे और अच्छा काम करके ऐसी कोशिश करें कि जो सामने वाले ने किया उससे और बेहतर काम करें, ताकि हम उससे बड़ा प्रमोशन या उससे ज्यादा सैलरी हाइक ले लें। ये तो कंपटीशन है और अच्छा कंपटीशन है, लेकिन आप ये सोचें कि कल को उसका काम खराब कर दें, उसने कोई फाइल बनाई, सॉफ्ट कॉपी में जाकर के कोई डेटा खराब कर दें, या कुछ ऐसा कर दें कि उसकी फाइल खराब कर दें, या कुछ ऐसा करें कि उसे शर्मिंदगी हो, उसके काम को हम खराब करें, वो एक गलत धारणा है। ऐसा आपको पर्सनल ग्रज कभी नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपके ऑफिस में काम कर रहा हो जिससे कभी पहले आपका लड़ाई झगड़ा हो चुका हो, आप उसे एक आंख भी पसंद नहीं करते, वो आपको एक आंख पसंद नहीं करता, तो भी कोई बात नहीं, आप दूरी मेंटेन रखिए, वो अपना काम करे, आप अपना काम करिए, उस चीज को पर्सनल मत होने दीजिए। तो ये बहुत ध्यान रखना होता है कि अपने ग्रजेस, अगर हमारे किसी के साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शंस है, कोई डिफरेंसेस हैं, तो उनको ग्रज मत बनने दीजिए। ग्रज का मतलब कि ऐसे कोई बहुत बड़ी दुश्मनी मत बनने दीजिए, और अगर है भी तो कम से कम पर्सनल लेवल की चीजों को प्रोफेशनल फ्रंट पे मत दिखाइए, और प्रोफेशनल लेवल की चीजों को पर्सनल फ्रंट पे मत दिखाइए। यदि किसी का प्रमोशन हो गया और आप वो प्रमोशन खुद के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कम से कम कर्टियस होता है ये, भले ही मन में आपको लग रहा है, लेकिन अपने चेहरे पर एक हल्के से स्माइल के साथ उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप भी उस पोजीशन पर, या कम से कम उससे आगे की पोजीशन पर पहुंचे। तो ये चीजों को बहुत ध्यान रखना होता है प्रोफेशनल सिनेरियो में और पर्सनल सिनेरियो, मतलब कि आपको चीजों को पर्सनल नहीं होने देना होता है। आप कोई भी मीटिंग के लिए जाएं, हमेशा 10 मिनट पहले पहुंचे, ये नियम बना लीजिए। अगर आप 2 मिनट देर से पहुंचते हैं तो वो आपका जो इम्प्रेशन है वो हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। आप 10 मिनट पहले पहुंचेंगे तो कोई आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, जो कि लोग सोचते हैं, अरे क्या ही कोई अवार्ड, कोई मेडल थोड़ी मिलना है, 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, जैसे सब पहुंच रहे हैं हम भी पहुंच जाएंगे, क्या हो गया अगर 2 मिनट देर से पहुंच गए। तो ये बात सच है कि कोई आसमान नहीं फटेगा, ना धरती फट जाएगी, कुछ नहीं होने वाला अगर आप 10 मिनट देर से भी पहुंचेंगे या पहले पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि लोग आपके माला से स्वागत करेंगे आपके, लेकिन आपका इम्प्रेशन अच्छा और खराब इन्हीं बातों पर बन रहा है। तो कैसी भी मीटिंग हो, क्लासरूम हो, कहीं भी हो, आप हमेशा पहले पहुंचने का, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि पंक्चुअलिटी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, टाइम को इंपॉर्टेंस देकर के ही आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो आपको हमेशा टाइम से पहले पहुंचना है, ना कि बाद में या बिल्कुल टाइम पर आपको कभी भी नहीं पहुंचना है। कोई भी डिस्कशन अगर चल रहा है और लोग बातें कर रहे हैं और कोई एक व्यक्ति बोल रहा है और आपको पता है कि इस समय वो गलत बोल रहा है, या आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में आ गया, तो भी यू हैव टू लेट अदर्स कंप्लीट। दूसरों को पहले अपनी बात पूरी करने दें, उसके बाद जब आपको मौका मिले तब आप बात करें, या उसके बाद आप अपनी बात करें। उसका ये नहीं कि दूसरा बोल रहा था, वो गलत बोला था, हम वहीं लेके तलवार खड़े हो गए, अरे नहीं 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 ऐसा नहीं है, देखो ये बात है, ये आपने ऐसे बोला, ये चीज गलत है, ये थोड़ी ना होता है। तो अगर वो स्पीकर आपका सुपीरियर है, जो बोल रहा है, बॉस है, या आपसे बड़ी पोस्ट पे काम करता है, तो आपका इंटरप्ट करना उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अगर वो आपका कलीग भी है,
तो भी आपका इंटरप्शन उसे बुरा लगेगा, क्योंकि अब वो अपनी बात कह रहा था, उसको अपनी बात पूरी करने दीजिए, तब आप अपनी बात रखें। ऑफिशियली ये बातें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। भाई बहनों में घर में तो आप झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है, तो एक दूसरे की बातों को काटते हैं, लेकिन ऑफिशियली आपको किसी की बात काटनी नहीं है, बल्कि हमेशा इस तरीके का काम करना है कि लोगों को बोलने दें। और कोई भी डिस्कशन है तो उस डिस्कशन में आप उसको डोमिनेटिंग मत बनाइए, मतलब आप ऐसा ना करें कि आप हावी हो जाए उस डिस्कशन पर। क्यों? क्योंकि इस तरीके का व्यवहार कोई भी पसंद नहीं करता है। अपने जो भी आप पेपर्स यूज करते हैं, लगाते हैं, जो ऑफिशियली आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसमें किसी भी तरीके की फोर्जरी नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज को पाने के लिए कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग गलत रास्ता भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे ही यहाँ एक बैक ऑफिस असिस्टेंट ने अप्लाई किया था, लड़की थी वो, और उसने एक गलत सर्टिफिकेट लगा रखा था। अब किस चीज का लगा रखा था वो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जब हमने उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक करी तो हमें पता चला कि वो सर्टिफिकेट फेक है। और जैसे ही ये पता चला कि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो उनको तुरंत फायर कर दिया गया। उसी समय बुलाया गया, उनको कंफर्म किया, वो उन्होंने एडमिट किया कि हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं था, ये चीज उन्होंने बनवाई है, गलत बनवाई है, और उनको फायर कर दिया गया। तो अगर आप कोई भी कागज गलत लगाते हैं तो इसका मतलब आप अपना भविष्य खुद ही अपने हाथों से अंधकार में बना रहे हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि तुरंत आप पकड़ लिए जाए कि जी हो गया बस, मतलब कि अरे नौकरी मिल गई, कागज चेक हो चुके हैं, अब तो कोई मतलब ही नहीं होता, अब कौन पकड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे फादर इन लॉ के कलीग थे, मेरे फादर इन लॉ आर्मी में थे, तो उनके साथ ही एक और अंकल थे, वो काम करते थे और उनको 25 साल से ज्यादा हो गए थे काम करते हुए। एक टाइम पर जो उनका अपना एक फ्रेंड सर्कल था, तो उन्होंने क्या किया था, कभी साथ में जब बैठे होंगे, और बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे वो दो लोग, मेरे अंकल और एक कोई और जो उसी ऑफिस में काम करते थे, जो सैलरी वगैरह बनाते थे, वो सैलरी के जो काम करते हैं वो वाली पोस्ट पे थे वो, जो अंकल के फ्रेंड थे। उनको अंकल ने कभी ये बता दिया था कि भाई मैं ऐसा है, मेरा ये सरनेम है, पर ये सरनेम मेरा गलत है, मैंने तो गलत कागज का इस्तेमाल कर रखा है, सरनेम तो मेरा ये है। मतलब उन्होंने फर्जी कागज लगाए थे, अपना कोई फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया था, जिसके आधार पे उन्हें नौकरी मिली थी आर्मी में। अब जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब इतना वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का जमाना नहीं था, इतना डिजिटली सब चीजें इंप्रूव नहीं थी, तो उन्हें नौकरी मिल गई थी। और उसके बाद वो 20 साल काम करते रहे, और कभी दोस्ती यारी में उन्होंने अपने फ्रेंड को ये बात बता भी दी थी। खैर कोई बात नहीं, वो चलता रहा, नौकरी चलती रही। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उनकी अंकल से लड़ाई हो गई किसी बात पर। जब लड़ाई हुई तो उस शख्स ने, जो सैलरी बनाता था, उसने तुरंत इनकी कंप्लेंट कर दी कि ये बंदा जो है ये फर्जी कागज लगा के नौकरी पाया। और उनके 3 बच्चे हैं अंकल के, तीनों बच्चे आर्मी स्कूल में यहीं लखनऊ में पढ़ते थे। जिस दिन ये चीज पता चली और कंफर्म हुई, तुरंत सबसे पहले स्कूल से उनके बच्चे निकाले गए, छुट्टी कर दी गई, भेज दिया गया उन्हें घर वापस, अब हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और आज इस चीज को भी 10 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और वो केस लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब क्या है कि उन्हें मतलब आर्मी की सैलरी, आर्मी की जॉब, वो रेपुटेशन सब खत्म हो गई। अब वो किसी तरह से अपने खेती बाड़ी करा के और जो भी करा के अपना काम करा रहे हैं और शहर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बच्चों को उन्होंने फिर दूसरे छोटे छोटे स्कूलों में डाला क्योंकि वो उतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गलती, कोई भी इस तरीके का फोर्जरी वाला काम ऑफिस में नहीं चलेगा। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लाइफ टाइम रिलेशनशिप है। इसमें किसी को यदि आप धोखा दे रहे हैं तो अपने आप को ही दे रहे हैं सबसे पहले। क्योंकि आप ये कभी मत मान लीजिए कि किसी को क्या पता चलना है, किसी को कभी भी पता चल सकता है। और जब पता चलेगा तब जो बेइज्जती होगी उसको यदि आप फेस कर सकते हैं, आप इतने काबिल हैं, आप इतने ताकतवर हैं कि हाँ ठीक है, कैसी भी इंसल्ट हो आप फेस कर लेंगे, तो आप करिए, बेधड़क आप लगाइए फर्जी पेपर। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं है वो इंसल्ट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कैसे ये चीजें होंगी, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो एक्चुअल चीजें हैं उन्हीं को आप यूज करें। और ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनके अलावा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करते हो उनमें भी
कोई फेरबदल अपनी तरफ से आप नहीं करें, कोई अपडेशन, कोई मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रोल ये है ही नहीं करने का, आपको ये करना ही नहीं। सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो काम आप करेंगे वो शायद शुरू में उतना फायदेमंद ना हो, लेकिन आगे चल करके वो बहुत फायदेमंद हो जाता है। लेकिन बेईमानी से शुरू में हो सकता है कुछ समय फायदा मिले, लेकिन एक टाइम पर आकर के आपको नुकसान ही होना है, आपकी बेइज्जती होनी है, तो उस चीज से आप बचिए। तो ये हमारा आज का सेशन था। कल हम इसी सेशन को, हाँ जी, मतलब कि उन्होंने तो चलिए ठीक है उस टाइम गलती कर दिया, उनके दोस्त थे वो, तो मतलब कि ऐसा थोड़ा ना करना चाहिए था। किसी अगर किसी ने व्यक्ति बताया तो उसका गलत फायदा उठा ले, ये तो गलत है ना। हाँ तो देखिए, इससे ये भी तो शिक्षा मिलती है, मतलब आप शिक्षा लेने वाले से ये भी शिक्षा लेंगे कि काम गलत करो पर बताओ मत किसी को, है ना। ये भी चीज हो सकती है कि कर लो गलत लेकिन बताइए मत। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमारे पूर्वज या जितने भी शास्त्र हैं, हमेशा आपको पता है कि झूठ के पांव नहीं होते। कहीं गलती किए ही होंगे जो जिन्होंने बताया, ऐसी बात नहीं कि वो इतने बड़े ईमानदार तो होंगे नहीं। अब वो ईमानदार थे, जरा सा गलती कर दी तो ठीक है, उतनी बड़ी गलती भी नहीं थी मेरे ख्याल से देखा गया तो। आपको इसलिए नहीं आपको इसलिए नहीं लग, कितने सारे लोग ऐसे ही रह गए होंगे जिनको आपको इसलिए बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि नौकरी में आप लाइन में नहीं खड़े थे। अगर उसके बाद में आप लाइन में खड़े होते उस व्यक्ति के बाद, और आपके बजाय नौकरी उसे मिल गई गलत कागज लगा के, जिसको कि आपको मिलनी चाहिए थी, जो आप डिजर्व कर रहे थे। पहले की बात बता रहे हैं, मतलब हाँ पहले की, नहीं अरे तो क्या हुआ, नौकरी कैसे थोड़ी ना कि एक लाइन लगी है तो जितने लोगों को लेना है, भाई मिलेगी तो कुछ ही लोगों को ना, सिलेक्शन क्राइटेरिया तो है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो असली बंदा था, आपको चल ही रहा है पैसा देकर, रिश्ता देकर कि नौकरी लोग पा जा रहे हैं। चलने को तो लोग दूसरों के खून भी करते हैं कि नहीं करते हैं? उतना लंबा नहीं चल रहा है, उतना लंबा नहीं कह रहे, मतलब ये भी चल रहा है। 5 लाख 10 लाख रुपए दे के लोग नौकरी पा जा रहे हैं, ठीक है। तो अब उस टाइम उन्होंने लगा भी दिया था, ये अपनी इनके दोस्त थे, खास दोस्त थे, काफी अच्छे दोस्त थे। अगर बता दिया तो इन्होंने तो गलत फायदा उठा लिया इसका। मतलब यहाँ पे अपने दोस्त को ही बताने वाला नहीं है कुछ। हाँ तो हम तो कह रहे हैं ऐसी कोई चीज करो ही क्यों कि जिसके बारे में ये सोचना हो कि किसको बताएं और ना बताएं। तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आज की जो जनरेशन है जो कल नौकरी करने जाएगी, वो ये गलत प्रैक्टिस फॉलो ना करे, वो इस चीज को गलत को मत प्रमोट करे कि हाँ भाई ऐसा है और ऐसा होता है। नहीं, बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है इस चीज को करने की, क्योंकि फिर भी इतना सीधे बन जाएंगे, इतना सब कुछ हो जाएगा तो भगवान जल्दी ऊपर उठा लेंगे क्योंकि अच्छे लोग भगवान जल्दी बुला लेते हैं। अब ये तो देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अपनी अपनी सोच है। और शायद मेरा इतना सारी चीजें आपने बताई, मतलब 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, अभी इतना सारा बदलाव, हाँ। इतना सारा बदलाव कर लेंगे अपने अंदर, मतलब इतनी सारी मैच्योरिटी आ जाएगी, बहुत अच्छे इंसान हो जाएंगे। अच्छा, आपने अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति देखा है? जितनी चीजें अभी हमने देखी, बहुत ज्यादा स्पेशल चीजें तो नहीं बताई है ना, लेकिन सुनिए मैं पूछती, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपने नहीं देखा जिसने आपसे कोई झूठ ना बोला हो, या अपने कमिटमेंट के प्रति वो 100% रिस्पॉन्सिबल हो, आपके साथ तमीज से बात करता हो, आपको उसने कभी हर्ट ना किया हो? जरूर होती है उसमें, ऑब्वियसली वो नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं देखा आपने? जितने डिस्कशन हमने अभी लास्ट कुछ 2-3 सेशन में किए, क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला आपको? किसी को भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला? मिला है, मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब अच्छे बात में, अच्छी चीज में सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं जाकर उसको पता चलता है कि वो व्यक्ति इस चीज में ज्यादा इंक्लूड नहीं है, मतलब इस चीज में ज्यादा वो उसमें है ही नहीं वो व्यक्ति। कमियां सब में होती हैं, आपने भी हुआ ये होगा इनके साथ सही होगी, वो बाहर से नहीं तो पाते। नहीं देखिए, शुभांकर का कहना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ये बात कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज की जनरेशन की सोच ही यही है कि अगर हम अच्छा ही करेंगे तो हमारा भला कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अच्छा करने वालों का भला नहीं होता, ये बड़ी कॉमन सी चीज है और ऐसा देखा है हमने। लेकिन अच्छा करने से भला, भले ही आपको भला इन टर्म्स, हम लोग जो भला बोलते हैं ना, तो हम सोचते हैं पैसा मिलना, मतलब कुछ हमें ऐसी चीज मिले, मैंने मॉनिटरी दिखाई दे, पैसा मिलना हम तो कभी सोचते ही नहीं, हम भी ये सोचते हैं कि भला करने का नहीं, हम भी सोचते थे, आपने कहा कि भला करने का मतलब कि पैसा मिलना, मतलब कि बहुत लोग कहते हैं, पर हम भी सोचते थे भला करने का मतलब पैसा नहीं, मतलब कि जो सुख होता है, हम लोग कहते हैं कि मतलब ये भगवान नहीं देंगे, चाहे दुख नहीं देंगे, चाहे मतलब कि
पैसा भले ना दें पर दुख नहीं देंगे। पर हाँ। हम देखें कि जो ज्यादा ही भला करता है तो समझो उसके बाद दुक्का 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 आते ही रहता है। हाँ, ये और बात जो आप सच ज्यादा कह रहे हैं। मतलब सही बोल रहा है। सब तो सही है। अब ये होता है ना, हाँ, भगवान को वो याद करते रहते हैं और सोचते हैं। नहीं नहीं, देखो ऐसा है, भगवान किसके साथ क्या करते हैं उसका हमारे ऊपर कोई जोर नहीं है। पर ये भी सुना है कि भगवान मतलब कि जो मतलब ज्यादा दुख देते हैं वो ज्यादा मतलब कि अच्छा व्यक्ति होता है। लोग कहते हैं कि मतलब जिसके पास ज्यादा दुख आ रहा है वो इतना अच्छा और इतना मजबूत बनता रहता है, लड़ता रहता हाँ, है। ये बात सच है। जिसके पास दुख है, जिसने दुख का अनुभव किया है वो स्ट्रांग है। जिसने दुख का अनुभव नहीं किया वो स्ट्रांग नहीं हो सकता। पर इतना दुख स्ट्रांग बनने आपको क्या मजबूत। जरूरत है कि आदमी का दिमाग ही खराब हो जाए। हाँ, नहीं तो अब लेकिन उसमें हमारा जोर नहीं है ना, हमें दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, मैम ये इसको तो इसमें कौन सा दुख मिला होगा अभी, इतना नहीं, ये परेशान अपनी हुए। अपनी बात नहीं कह रही, मैम ये लग रहा है कॉमन। शुभांकर को बहुत ज्यादा दुख मिल गया है। शुभांकर तुम ऐसा दुख करना, जब दुख नहीं मिला है पर हमने हाँ, नहीं देखा नहीं, है, ये तो ऐसी बात नहीं है। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा सेशन है, इसके बारे में एक मतलब सेशन हम ऑफलाइन रखेंगे। अगल ज- बगल मतलब अगल बगल क्या है, हाँ हाँ, अपने बिल्कुल घर ही में बहुत कुछ आसपास। देख हाँ, लेते हैं हम, और अपने उसमें सोसाइटी में देख लेते हैं मैं काफी चीजें। आपको किसी का नहीं, मैं आपको अपने फादर का एग्जांपल देती हूँ। मेरे फादर जो थे वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे। आप सभी को पता है कि 2-3 विभाग ऐसे हैं जहां पर रिश्वत ऐसे चलती है कि लोग मतलब सैलरी से दुगनी तिगनी रिश्वत मिलती है। और इनकम टैक्स ऑफिसर कोई छोटी मोटी जॉब नहीं होती है, और सुनते ही लोग बोलते हैं कि बहुत रिश्वत का पैसा होगा। लेकिन मेरे फादर का नाम मतलब पुलिस डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स है, या इस तरीके के डिपार्टमेंट है, सेल्स टैक्स है, तो कहते हैं कि लोग तो बनते ही इसीलिए, लोग जाते ही वहां इसलिए क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं। मेरे फादर एक ऐसे शख्स थे, अभी 2015 में उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो ऐसे शख्स थे कि आज भी जो उस ऑफिस में पुराने लोग काम करने वाले हैं, जो हमारे डैडी को जानते थे, जहां उनकी पोस्टिंग थी, लास्ट पोस्टिंग उनकी मुरादाबाद में थी, लेकिन लखनऊ तक मेरे फादर का इतना नाम है, और आज भी लोग उनकी नॉलेज को एक्नॉलेज करते हैं। हम अगर पहुंच जाए और किसी को पता चलता है कि ये शुक्ला जी की बेटी है, तो वो पहला जो वर्ड बोलते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि अरे आपके डैडी को तो बहुत नॉलेज थी। और मेरे डैडी को न जाने कितने इनाम मिले इस चीज के, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स के बहुत से केस सॉल्व किए। सुब्रत राय सहारा का केस भी उन्होंने सॉल्व किया था, जिसके लिए हमारे डैडी को बुलाया गया था लखनऊ, और स्पेशली उनको उसकी चीज के लिए इनाम दिया गया था। और ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस हैं। तो हमारे डैडी का यही कहना था, अब वो भी ऐसी पोस्ट पे थे, लोग सामने से आते थे। मैं क्या बताऊं आपको, ये जो वेव जिनका सिनेमाज वाले हैं, उनका मुरादाबाद में ही पूरा है, तो उनके भाई आए थे मेरे डैडी के घर, डैडी जहाँ हमारे रहते थे, तो उनके भाई आए थे और उन्होंने सामने से ये बोला था कि आप मेरा केस फंसाए, और शुक्ला जी आप जो बोलेंगे, जो फ्लैट, विला, बंगलो, प्रॉपर्टी, जो आप बोलेंगे वो आपको मिलेगी, बस आप मेरा ये केस सॉल्व करा दीजिए। और मेरे भाई ने ही नहीं, मतलब घर में हमारे तो खैर थे ही जो लोग थे, आसपास के लोगों ने भी देखा कि डैडी ने किस तरह से उनको लताड़ के, मतलब एक तरीके से बिल्कुल लताड़ के ही निकाला कि आपने किसी से सुना है आज तक कि मैंने पैसे लिए हैं। तो मेरे फादर का हमेशा ये कहना था कि दुनिया क्या करती है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें वो करना है जो हमें करना चाहिए। दुनिया ये तो गलत मेरे कर रही पापा है। कहते हैं कि मेरे पापा भी हैं तो यही बहुत, कहते आपके पापा सही कह रहे हैं एकदम। तो हम ये हैं। क्यों सोचें कि दूसरा बेईमानी करता है, पैसा देकर के नौकरी पा रहा है, तो इसका मतलब ये और नहीं कि मेरे हम भी पापा उसी को लाइन में खड़े हों। वो गलत कर रहा तो करने दो, और बस, तुम सही करते जाओ। यस, क्योंकि आप दूसरों को सुधार नहीं सकते। मैं सुधार आपके, नहीं कर सकता ना, हाँ बता तो सकते हैं उसको, भाई तुम गलत कर रहे हो। हाँ, वो आप कहते हैं, बताइए, अगर उसको मानता है, उसको आपकी बात से कन्विंस होता है, तो आप उन्हें बताने मेरे की पापा कोशिश कहना है करिए। कि नहीं मतलब कि गलत करा तो करने दो, अब तुम बस सही रहो, बस तुम मतलब गलती मत करो। बेस्ट बेस्ट तो यही है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि हम दूसरों को हमेशा सुधार नहीं सकते, और ना यही तो ही खराब लगता है पापा की सोसाइटी हकीकत। की नहीं, खराब नहीं, यही तो चीज मैं बोल रही हूँ कि अभी आप जिस एज में हैं, आपको भी खराब लग रहा है क्योंकि आप यंग है, आप एकदम मतलब एकदम जोश से भरे हुए हैं। लेकिन आपके फादर एक्सपीरियंस्ड है, वो जानते हैं कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए, उसी के हिसाब से वो आपको गेम बता रहे हैं। मेरे फादर का भी हमेशा ये कहना था कि बेटा मैंने इतने साल की जॉब में सिर्फ एक चीज कमाई है, इज्जत। मेरे हम लोग हमेशा किराए के घर में रहे हैं। जब मेरे फादर रिटायर हुए उसके बाद उन्होंने मकान बनवा पाया है। कभी हम लोग के यहाँ कोई सर्वेंट नहीं थे, सिर्फ एक बर्तन धोने वाली लगी हुई थी, और सारे काम हम लोग खुद करते थे, क्योंकि हमारे फादर कभी इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। बस उन्होंने सारा खर्चा किया हमारी एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई खूब अच्छी करी, खूब अच्छा लिखो पढ़ो, पहनो ओढ़ो, सब कुछ करो, खूब फ्रीडम दिया। लेकिन जितना भी किया ईमानदारी से किया, और आज भी इसीलिए लोग उनका नाम लेते हैं।
कि वो उसके जैसा तो आदमी ही नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं, और इतनी नॉलेज थी मेरे डैडी को कि कमिश्नर भी डैडी से कंसल्ट करते थे केस, और 2-3 कमिश्नर अंकल ऐसे थे कि डैडी के जाने के बाद उन्होंने उस तरह के केस लेने ही छोड़ दिए हैं। और ये इसमें मैं कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल रियल बात है, एंड आई एम प्राउड ऑफ कि बीइंग हिज डॉटर। मैं बहुत इस बात का प्राउड हमेशा अपने जीवन में महसूस करती हूँ कि इतने महान इंसान की संतान होने का हमें मौका मिला। तो ठीक है, हम भी बहुत सारी चीजें वैसी नहीं कर सकते जो वो करते थे, लेकिन जो हमें लगता है कि अपनी जगह पर रह के हम कर सकते हैं, हम भी कोशिश करते हैं। मगर हम ये नहीं करते हैं कि जैसे दूसरे इंस्टीट्यूशन में हम देखते हैं कि लोग पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, फीस ले ली, बात खत्म कर दी, या जो जिम्मेदारी उससे पीछे हट गए, या बच्चों से कोई इस बात का मतलब नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ना दे। भाई जिस जिम्मेदारी को हमने लिया है हम उसे पूरी तरह से करने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों के साथ में जो मेरे स्टूडेंट हैं एक अच्छा कनेक्ट बनाते हैं ताकि हमारे बच्चे हमसे प्रॉब्लम डिस्कस करें। बच्चों के प्रॉब्लम पूछने पर हम उन्हें इग्नोर नहीं करते हैं। आपके साथ आप हो या किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, 10th क्लास का बच्चा भी पढ़ने आता है, हम उससे भी तमीज से बात करते हैं, आप करके बोलते हैं। और हमसे बड़ी एज के लोग आते हैं, उनके साथ भी हम हमेशा पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से हमारे व्यवहार से इन्हें हर्ट ना हो। तो यही सब चीजें हैं। देखिए, करने को तो दुनिया में, जैसे हमने कहा ना कि लोग गलत काम करते हैं, मर्डर भी करते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल भी देखिए, विकास दुबे का क्या हुआ, कितना पैसा कमाया उसने, कितने मर्डर किए उसने, लेकिन अंत क्या हुआ उसका, बुरा हुआ। तो उससे अच्छा तो ये है कि हम कम पैसा कमाएं, कम खाना खाएं, लेकिन कम से कम खुश तो रहें, सेटिस्फाई। इनर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। आप अंदर से अगर सेटिस्फाइड बात हैं, पापा ही बोलते हैं कि कम पैसा कमाएं, कम करें, मतलब कि खुश रहें बस ज्यादा क्योंकि पैसे पैसे लालच से ना खुशी करें। नहीं मिलती है। वो लगता है कि पैसे से जो खुशी मिल जाएगी वो कहीं और नहीं मिल सकती, लेकिन कितने लोग, अरे अब तो साल भर से देख रहे हो यार, इतना कोरोना, करोड़पति अरबपति आदमी पैसा हाथ में रखा रह गया, चला गया, वो गिड़गिड़ाता रहा कि मेरी जिंदगी बच जाए। तो पैसे से ना जिंदगी बचती है, ना पैसे से खुशी मिलती है। आपको एक गरीब आदमी जो एक चाय का ठेला लगाता है या पानी बताशे वाला भी खुश मिल जाएगा, और आप एक बड़े से ज्वेलर को देख लीजिए, वो शायद खुश नहीं होगा। तो पैसा खुशी के लिए नहीं है, पैसे से हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। बस वो जरूरतों को हमें अपने हिसाब से देखना है, उसके लिए हम कमाएं। हम ये नहीं कह रहे कि इसका मतलब ये नहीं कि हम भी चाय का ठेला लगा के खड़े हो जाएं। हम कमाएं, अच्छी अर्निंग करें, उसके लिए मेहनत करें और सही रास्तों को अपनाएं, ना कि गलत रास्ते को फॉलो करें। सिर्फ मेरा इतना कहना है। और दूसरा कुछ कर भी रहा है गलत, तो ये देख करके कि भाई वो कितना पैसा अर्न कर लिया क्योंकि दूसरे ने गलती करी है, तो हम भी वो काम करें। इससे क्या हुआ, हम भी उसी भीड़ में शामिल हो गए, हमने अपनी कोई अलग पहचान नहीं बनाई। लेकिन अगर आप सही रास्ते पे चल के सही काम करके थोड़ा कम उपलब्धि भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी पहचान अलग बनेगी, लोग आपको हमेशा ध्यान रखेंगे। और कोई ना ध्यान रखे, आप अपने मन में संतुष्ट होंगे कि मैंने गलत नहीं किया। क्योंकि देखिए, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया, और हम लोग भी ये बात मानते हैं ना, कि अंत में एक समय तो आता है जब हमें भगवान को मुंह दिखाना होता है। तो उस टाइम पर कम से कम हम निगाहें ना चुराएं कि यार हम कैसे बताएं, हमने तो इतने खून कर दिए, हमने इतनी बेईमानियां करी, लोगों के पैसे चुराए, या लोगों का काम नहीं किया, या इस तरह का काम किया। तो उस समय पर कम से कम हम सिर उठा के खड़े हो सकें कि हाँ, हे ईश्वर, आपने जिस चीज के लिए हमें भेजा था दुनिया में, कोशिश की कि हमने पूरी जिम्मेदारी उस चीज की करें और किसी का नुकसान नहीं किया, गलत काम नहीं करने की कोशिश की। तो खैर, ये तो टॉपिक एक नॉन एंडिंग टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। और किसी दिन ऐसा होगा जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी ना, तब एक दिन जरा ये डिस्कशन करेंगे और आप सबके मत भी इसके बारे में जानेंगे। खैर अभी तो हाँ, वही तो कह रहे हैं, ये नॉन एंडिंग टॉपिक है, ये भी खत्म नहीं हो सकता। तो खैर ये एक अलग चीज है, लेकिन फिलहाल अभी तो हमारा ये चैप्टर भी चल ही रहा है, तो चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। टेक केयर एवरीवन।